नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू उसैद आदि रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक वक्त जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे, बनी सलमा में से एक शख्स आए और उन्होंने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह, क्या मेरे माँ बाप के मुझ पर कुछ ऐसे भी हक है जो इनके मरने के बाद मुझे अदा करने चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इनके लिए खैर व रहमत की दुआ करते रहना, इनके वास्ते अल्लाह से मग़फ़िरत और बख्शिश मांगना, इनका अगर कोई अहद मुआहदा किसी से हो तो उसको पूरा करना, इनके ताल्लुक से जो रिश्ते हो इनका लिहाज रखना और इनका हक अदा करना और इनके दोस्तों का इकराम व एहतराम करना। तफसील से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बल्दी सर्वे को लेकर अवाम में शुकूक व शुबहात। इस मसले को लेकर अवाम टीवी ने कमिश्नर बल्दिया से गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू में कई सवाल उठाए गए। एमएलसी इंतखाबात की 9 अक्टूबर को राय दही का इनेकाद। तमाम हिफाजत इंतजामात को खतैयत दी गई। कोविड मुतासरीन के लिए खुसूसी इंतजाम। एसीपी बोधन रामाराव का बयान। सरकारी दवाखाना निजामाबाद पर तिब्बी अमले का धरना। अमले की कमी की यकसुई करने और 2 माह की तनख्वाह जारी करने का मुतालिबा। तिब्बी मुलाजमीन ने कहा कि 10% इंस्टीट्यूट दिया जाए। 5 दिन कबल मौजे नयाबंदी में खातून का कत्ल हुआ था। अब तक इस मामले में खातियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिस पर बरहम खातिन ने पुलिस स्टेशन पर धरना मुनज़्ज़म किया और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। अब खबरें तफसील से। बोधन में एमएलसी इंतखाबात की राय दही को लेकर तमाम इंतजामात मुकम्मल। कोविड मुतासरा राय दहिंदे को पीपी किट पहनाकर हक़ राय दही की सहूलत फ्राहम की जाएगी। एसीपी बोधन रामाराव का बयान। उन्होंने बताया कि हिफाजती इंतजामात को खतैयत दी जा चुकी है। बोधन डिवीजन की हुदूद में 8 मंडल हैं, जिनमें 9 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले एमएलसी इंतखाबात की राय दही के सिलसिले में मौसर इंतजामात को खतैयत दी गई है। बोधन एसीपी रामाराव ने बताया कि एमएलसी इंतखाबात को लेकर मौसर सियानती इंतजामात किए गए हैं। पोलिंग का आगाज सुबह 9 बजे से होगा और शाम 5 बजे को इख्तिताम में पहुंचेगा। इस इलेक्शन में तमाम अवामी मुंतखबा नुमाइंदे, जिनमें काउंसलर्स, कॉर्पोरेटर्स, एमपीटीसीज और दीगर शामिल है, वो अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे। अगर राय दहिंदों में अगर कोई कोरोना से मुतासिर है तो उसको शाम 4 था 5 बजे के दौरान वोट डालने की इजाजत दी जाएगी और इस कोरोना से मुतासिर राय दहिंदे के लिए खुसूसी तौर पर पीपी किट का इंतजाम किया जाएगा, जिसको पहनकर वो राय दही में हिस्सा ले सकता है। इसी तरह पोस्टल बैलेट के बजाय वो रास्त राय दही में हिस्सा ले सकता है और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने बताया कि बोधन डिवीजन में शामिल 8 मंडलों में कोटगीर, चंदूर, मोसरा, वर्नी, एड़पल्ली, बोधन, रंजल और रुद्रुल शामिल है। इस सहाफती इजलास में एसीपी के हमरा बोधन रूरल सीआई रविंद्र नायक, एड़पल्ली एसआई एल्लागौड़, एमपीओ वेणुगोपाल और सुप्रिंटेंडेंट मनोहर रेड्डी के अलावा दिगर मौजूद थे। एमएलसी బై ఎలక్షన్ గురించి కావాల్సినటువంటి అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ జరిగిపోయింది. ఓటర్స్ వాళ్ళు ఫ్రీగా వచ్చి ఓటు వేసిపోయేంత వీలుగా అంత ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఓటర్ ఏంటంటే వచ్చినప్పుడు సెల్ ఫోన్ కానీ ఈవెన్ పెన్ కూడా ఎలో ఉండదు. ఇక్కడ ఒక మా కౌంటర్ ఉంటుంది, ఆ కౌంటర్లో హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిపోయేటప్పుడు తీసుకొని పోవాలి. రేపు మార్నింగ్ 9 నుంచి 5 వరకు ఈ ఓటింగ్ ప్రక్రియ ఉంటుంది. ఎవరన్నా కోవిడ్ పేషెంట్ ఉంటే 4 to 5 మధ్యలో ఓటింగ్ ఉంటుంది. కానీ మన బోధన్ డివిజన్ అయితే ఇప్పుడు కోవిడ్ పాజిటివ్ పేషెంట్లు అయితే ఎవరు లేరు. ప్రస్తుతానికి 5 వరకు ఓటింగ్ ఉంటుంది. औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल करते हुए नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा एम.ए. माजिद की बेबाक रिपोर्टिंग। खबरों की मुसलसल इशाअत के बाद रियासती वक्फ बोर्ड मुतहर्रिक हुआ, जिसके बाद वक्फ इंस्पेक्टर ने मकबूजा अराज़ियों का दौरा किया और रिपोर्ट तैयार की। गुज़िश्ता चंद दिनों से औकाफी जायदादों पर कब्जों के मामले को एम.ए. माजिद नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा ने जबरदस्त मुहिम छेड़ रखी थी। उन्होंने औकाफी अराजी पर शॉपिंग मॉल के इफ्तिताह पर भी बेबाक रिपोर्टिंग की। साथ ही ऊपर टेकड़ी की औकाफी अराजी पर होने वाले कब्जों और बिलखुसूस वहां पर शराब खाने के खोले जाने की भी रिपोर्टिंग की थी, जिस पर रियासती वक्फ बोर्ड मुतहर्रिक हुआ और जिला वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद साजिद को हिदायत दी गई कि वह मकबूजा अराजियों का दौरा करे और इनकी तफसीली रिपोर्ट रवाना करे, जिस पर वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद साजिद ने ऊपर टेकड़ी के शराब खाने का जायजा लिया और इसकी रिपोर्ट तैयार की गई। इस मौके पर
इनके हमरा नुमाइंदा राष्ट्रीय एम.ए. माजिद और समाजी कारकुन अफसर बेग भी मौजूद थे। होटल मुगल दरबार का हाफिज रशीद तजम्मुल इमाम व खतीब मस्जिद कच्चियां के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की। होटल के मालिकीन ने कहा कि लजीज व मुखव्वी ग़िज़ाओं के शायकीन के लिए ये होटल पसंदीदा साबित होगा। उन्होंने एक बार तशरीफ लाने की ख्वाहिश की। खलबे शहर में किला रोड पर तमाम सहूलतों के साथ होटल मुगल दरबार का इफ्तिताह अमल में आया। इमाम व खतीब मस्जिद कचियान हाफिज रशीद तजम्मुल ने रिबन काट कर होटल का इफ्तिताह अंजाम दिया और खैर व बरकत के लिए दुआ की। इस इफ्तिताही तकरीब में शहर की कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की, जिनमें सहाफती शोबे के अफराद भी शामिल थे। अहम शुरका में मोहम्मद जिया अहमद कायद कांग्रेस, यासिन साबरी सीनियर कायद TRS, मोहम्मद गौस एडिटर महवर निजामाबाद, M.A. माजिद नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा, मोहम्मद नईम खमर एडिटर अवाम TV के अलावा दिगर शामिल थे। होटल के मालिकीन मोहम्मद वासे बरकाती, आरिफ खान, मोहम्मद मुस्तहसन नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैयद कलीम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इनकी ज़ियाफ़त की। मोहम्मद आरिफ ने बताया कि होटल मुगल दरबार में हमा अक़साम के लजीज खाने दस्तयाब रहेंगे। इसके लिए इंतहाई तजुर्बेकार बावर्चियों की खिदमत हासिल की गई है। इसके अलावा ऑर्डर पर भी हमा अक़साम के लजीज खाने भी तैयार करवाए जाएंगे और केटरिंग की सहूलत भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि एक बार हमारी खिदमत से इस्तेफादा जरूर करें। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में मेडिकल एम्प्लॉयज यूनियन का धरना। एहतजाजी कायदीन ने मुतालबा किया कि दवाखाने में अमले की कमी को दूर किया जाए और नए तकर्रुरात अमल में लाए जाए और मुलाजमीन की 2 माह की तनख्वाहों की इजराई अमल में लाई जाए और इनको 10% इंसेंटिव फ्राहम किया जाए। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में AITUC की क़यादत में सरकारी दवाखाने में खिदमत अंजाम देने वाले सफाई अमले और दीगर शोबे जहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन ने धरना मुनज़्ज़म किया। इनमें पेशेंट के शोबे के अलावा सिक्योरिटी अमला भी शामिल था। इस मौके पर बात करते हुए मेडिकल एम्प्लॉयज यूनियन के सदर P. सुधाकर ने कहा कि कोविड मरीजों के लिए नई बिल्डिंग में वार्ड्स बनाए गए हैं, जिसके बाद सफाई अमला और पेशेंट के शोबे के मुलाजमीन पर काम का बोझ बढ़ गया है और अमले की कमी का मसला पेश आ रहा है। लिहाजा तिब्बी शोबे के तमामी सहकाजात में हुकूमत अमले की कमी के मसले की यकसुई करे और नए अमले का तकर्रुर अमल में लाए। उन्होंने बताया कि तिब्बी अमले को 2 माह से तनख्वाहों की इजराई अमल में नहीं लाई गई है। इनकी तनख्वाहों को फौरी जारी किया जाए और लॉकडाउन के दौरान कोरोना के खतरात का सामना करते हुए खिदमत अंजाम देने वाले तिब्बी अमले को 10% इंसेंटिव फ्राहम किया जाए और इन मुलाजमीन को रोज़ाना 300 रुपये ज़ायद अदा करते हुए इनको माली मुश्किलात से दूर किया जाए। मेडिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन की जानिब से इस मौके पर सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को एक मुतालबाती महजर भी पेश किया गया। इस एहतजाजी धरने में यूनियन लीडर्स D. भाग्य लक्ष्मी, S. कविता और दिगर शरीक थे। ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కార్మికులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులకు ఎన్నో సమస్యలు పరిష్కరిస్తున్నామని చెప్పేసి ప్రచారం చేస్తూనే ఈరోజు ఏది ఇవ్వనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సుప్రీంకోర్టు ఈ కార్మికులు పారిశుద్ధ కార్మికులు పనిచేసినటువంటి వాళ్లకు కాంట్రాక్ట్ కార్మికులందరూ కూడా 18,000 రూపాయల వేతనం ఇవ్వాలని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చినప్పటికీ ఈరోజు 18,000 వేతనం ఇవ్వడం లేదని చెప్పేసి సందర్భంగా AITUCగా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ఇప్పటికే కోవిడ్ వల్ల కార్మికులకు పనిభారం పెరిగింది కాబట్టి కార్మికుల సంఖ్యను పెంచాలని చెప్పేసి యూనియన్గా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। वेलपुर में गुज़िश्ता 2 दिन से मूसलाधार बारिश, खेतों में भारी मकदार में पानी जमा हो गया है। खेतों में फसल तैयार है, इसकी कटवाई लाजमी थी, लेकिन पानी के जमा होने से कटवाई मुश्किल साबित हो रही है। किसानों ने खसारे की सूरत में मुआवजे का हुकूमत से मुतालबा किया। वेलपुर मंडल में गुज़िश्ता 2 दिनों से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से फसलों की कटवाई मुश्किल हो चुकी है और खेतों में पानी जमा हो जाने की वजह से धान की फसल खराब हो चुकी है। हालांकि ये फसल तैयार हो चुकी थी और उसकी कटवाई ही बाकी थी, लेकिन खेतों में पानी जमा हो गया और कटवाई के लिए मशीन का खेतों में लाया जाना मुश्किल बन चुका है। वेलपुर के किसानों ने सूरत हाल पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इस फसल की खरीदी करे और उसकी बेहतरीन कीमत अदा करे और इस फसल पर किए गए जायद खर्च की भी अदायगी करें। बसूरत दिगर किसानों का जबरदस्त खसारा होगा और तबाहाली से 2-4 हो जाएंगे। सिरकुंडा मंडल पुलिस स्टेशन के रूबरू मौजे नयाबंदी की खवातीन का एहतजाजी धरना। 5 दिन कबल कत्ल होने वाली खातून के कत्ल की
तहकीकात में पुलिस की अब तक नाकामी पर बरहमी का इजहार। एसीपी श्रीनिवास ने जल्द अज जल्द खातियों को गिरफ्तारी का तयख्खुन दिया और कहा कि खातिन के तहफ़्फ़ुज़ के भी इक़दाम किए जाएंगे। सिरकुंडा मंडल पुलिस स्टेशन के सामने नयावंदी गांव की खातिन ने धरना दिया। सिरकुंडा मंडल नयावंदी की रहने वाली ममता का इसके खेत में 5 दिन कब्ल कत्ल करके इसके जेवरात के साथ नामालूम अफराद ने राह फरार इख्तियार की। खातिन ने पुलिस स्टेशन के सामने धरना देते हुए पुलिस की काहली की वजह से कत्ल हुए 5 दिन हुए मगर पुलिस अपने हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जिसका अफसोस जताया गया। इन खातिन के हुजूम ने पहले तेलंगाना मुजस्सिमे के पास धरना देते हुए पुलिस वालों के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ओहदेदार वहां पहुंचकर उन्हें समझाने की कोशिश की मगर खातिन के हुजूम ने पुलिस ओहदेदारों की एक ना सुनी और अपने गुस्से का इजहार करते हुए पुलिस स्टेशन का घेराव किया और बताया कि जब तक ममता के कातिलों को ना पकड़ा गया तब तक हम नहीं हटेंगे। तभी निजामाबाद एसीपी श्रीनिवास कुमार ने पहुंचकर खातिन को तयख्खुन दिया कि हम जल्द अज जल्द कातिलों को गिरफ्तार करेंगे और आइंदा ऐसे हादसा दरपेश न होने के इक़दाम करेंगे, जिनके बाद खातिन एसीपी श्रीनिवास की बात पर मुंतशिर हो गई। ప్రతిరోజు ఇదే కేసు గురించి మేము ఆలోచిస్తూ ఏ విధంగా డిటెక్ట్ అవుతుంది కేసు అని చెప్పేసి మేము ప్రతిరోజు టీమ్స్ వైజ్ డిస్కషన్ చేసుకుంటూ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుంటూ ఆ ప్రయత్నంలో ఉన్నాను. అట్టి సందర్భంగా మీకుంటుంది, ఎందుకంటే ఆడపిల్ల పోయింది, చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, తర్వాత ఈ విధంగా ఎలాగ నష్టపోయిన ఇంటికి నష్టపోయింది, కానీ ఆ దుర్మార్గుడు ఎవడో కనుక్కోవడంలో ప్రయత్నంలో ఉన్నాం మేము. కాబట్టి మీరందరూ మాకు సహకరిస్తే మేము ఆ నేరస్తులు తొందరగా పట్టుకుంటామని చెప్పేసి మీకు మనవి చేస్తున్నాము. దయచేసి మీరందరూ కూడా మాకు సహకరిస్తే నేరస్తులు త్వరలో పట్టుకుంటాము. మీరు కళ్ళ ముంగంటే అతనికి శిక్ష పడే విధంగా మీరే చూస్తారు. नाज़रीन अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। एंकर जर्म प्रोटेक्शन सोप से हाथ धोकर कोरोना से पीछा छुड़ाएं और इंडिया को खतरे से बचाएं। एंकर सोप, लेट्स फाइट कोरोना। अब जर्म्स के बचने का कोई चांस नहीं। आ गया है एंकर जर्म प्रोटेक्शन हैंड वॉश विद द पावर ऑफ सैनिटाइजर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। अंकल क्या कर रहे हो? दिमाग का दही मत करो वरना दांत तोड़ दूंगा। दिखा तोड़ के। एंकर व्हाइट टूथपेस्ट दांतों को दे ऑल राउंड प्रोटेक्शन। 100% वेजिटेरियन टूथपेस्ट। मार्केटिंग और मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचिया, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8309640502। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमावक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंदमशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत करदोकर MG नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा करदोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी
आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला इमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है। बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है। साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। जिले में MLC इंतखाबात के लिए 9 अक्टूबर को राय दही का इनेकाद। नंदीपेट मेडिकल ऑफिसर विजय भास्कर ने बताया कि कोविड के खतरात के पेश नजर एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। तमाम राय दहिंदों के पहले ही टेस्ट किए गए हैं। पोलिंग सेंटर पर सैनिटाइजर और मास्क का इंतजाम मौजूद है। एक मुतासरा राय दहिंदी को PP किट पहनाकर राय दही को ले जाया जाएगा। जिले में कल होने वाले MLC इंतखाबात को लेकर कोविड बचाव की कानूनी तौर पर मुकम्मल तैयारियां की जा चुकी है। नंदीपेट मेडिकल ऑफिसर विजय भास्कर राव का बयान। नंदीपेट मेडिकल ऑफिसर विजय भास्कर ने बताया कि कल होने वाले MLC इंतखाबात को लेकर मंडल में कोविड बचाव की तदाबीर को अपनाते हुए तमाम पोलिंग बूथों पर अच्छे इंतजाम किए गए हैं ताकि वोट डालने वाले MPTC वोटर्स को किसी किस्म का मुश्किल का सामना ना करना पड़े। MPTC वोटर्स को पहले ही कोरोना की तशखीस की जा चुकी है और इन्हें पोलिंग स्टेशन के पास सैनिटाइजर का और मास्क का भी इंतजाम किया जा चुका है और वोट का हक इस्तेमाल करने वालों के लिए समाजी दूरी के लिए मार्किंग भी की गई है। नंदीपेट मंडल में सिर्फ एक वोटर को कोरोना से मुतासिर होने का शक पाया गया है। इस वोटर को PP किट पहनाकर वोट डालने की इजाजत दी गई है जिसका भी इंतजाम किया गया है। इससे शोभन बाबू ने बताया कि सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर MPDO नागावर्धन, MRO अनिल कुमार, मेडिकल ऑफिसर विजय कुमार, SI शुभन बाबू, MO श्रीनिवास रेड्डी और VRO VRA भी शामिल थे। నమస్కారం। రేపు జరగబో MLC బై ఎలక్షన్ సంబంధించి ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తి చేయటం జరిగింది। దీనిలో భాగంగా పోలింగ్ కేంద్రం, వెయిటింగ్ హాలు, హెల్ప్ డెస్క్, అదేవిధంగా వచ్చిన వాళ్ళకి వసతి గురించి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయటమైంది। అదేవిధంగా మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ సిబ్బందితో సహా రేపు సహాయ కేంద్రంలో ఉంటారు। మా MRO గారు మేము ఈ ఏర్పాట్లు ఒక విధంగా ఉండేటట్టు చూసుకోవడం జరుగుతుంది। ముఖ్యంగా రేపు MLC బైపోల్ ఎలక్షన్స్ సందర్భంగా కరోనా నేపథ్యంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా ముగిసేందుకు కోసం మా మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున అందరికీ కూడా శానిటైజేషన్ చేసిన తర్వాత మరియు మాస్కులు, గ్లౌస్ ఇచ్చిన తర్వాత మాత్రమే వాళ్ళకి పోలింగ్ చేయడానికి పోలింగ్ బూత్లోకి అనుమతించడం జరుగుతుంది। అలాగే మన మండల పరిధిలో ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఆ వ్యక్తిని సాయంత్రము 4 నుంచి 5 గంటల లోపల ఆ వ్యక్తికి ఎలక్షన్లో పోలింగ్లో పాల్గొనడానికి అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది గవర్నమెంట్ వారి ఆదేశాల ప్రకారం। అలాగే కలెక్టర్ గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం వాళ్ళకి PPE కిట్లు ఇచ్చేసి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని పోలింగ్ కేంద్రంలోకి అనుమతించడం జరుగుతుంది।
दरपली में बड़े पैमाने पर रेत की स्मगलिंग। इस मामले में बरसर इख्तिदार जमात के कायद के मुलविस होने की इत्तलात। अवाम का कहना है कि इस कायद की वजह से धड़ल्ले से रेत की बड़े पैमाने पर मुंतकिली हो रही थी, लेकिन पुलिस और रेवेन्यू ने 35 ट्रैक्टर्स को जब्त करते हुए स्मगलिंग पर जर्ब लगा दी। दरपली मंडल रेती की स्मगलिंग के लिए अहम मरकज बना हुआ है। इत्तलात के मुताबिक बरसर इख्तिदार पार्टी के कुछ कायदीन भी इस स्मगलिंग में मुलविस है। सरकारी तौर पर चलने वाले तामीरी कामों के नाम पर बेरोक रेती लाकर अच्छे दाम पर सप्लाई की जा रही है। अवाम का कहना है कि बरसर इख्तिदार पार्टी के कायद मुलविस होने से रेवेन्यू ओहदेदार भी देखा अनदेखा कर रहे हैं और रेती की गैर कानूनी हमलो नकल से जमीनी पानी की मिकदार में कमी होने का अंदेशा पाया जाता है। दरपली मुस्तकन में बगैर किसी इजाजतनामे के चलने वाले 35 ट्रैक्टरों को सीज करते हुए पुलिस स्टेशन के सामने रोक दिया गया है। ऐसे रेती की नाजायज गैर कानूनी मुंतकिली पर अवाम ने अपनी बरहमी जताई। एक अरसे बाद एक साथ 35 ट्रैक्टरों को पुलिस तहवील में लिया जाना पहली बार देखा गया है, जिस पर मुकामी अवाम ने रेवेन्यू और पुलिस ओहदेदारों की जबरदस्त सताइश की। दरपल्ली మండల హెడ్ క్వార్టర్లో ఉన్న చెరువు నుంచి వాగులో నుంచి ఇసుక నడుపుతున్నారు అని తెలిసిన సమాచారం మీద నేను మరియు దర్పల్లి ఎస్ఐ వెళ్ళి వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తున్నాం. ఆ వెహికల్ చెకింగ్ చేసే టైంలో మర్రి చెట్టు దగ్గర ఉన్న వాగు నుంచి ఇసుక ట్రాక్టర్లు వస్తున్నాయి. వాటిని ఆపి డీడీలు వాళ్ళు ఉన్న పర్మిషన్ లెటర్ చూపించమని అడిగితే వాళ్ళ దగ్గర ఎలాంటి పర్మిషన్ లేవు. ఇటు విషయం మీద మేము రెవెన్యూ అథారిటీస్కి అడిగినాం, మీరు ఈరోజు ఏమైనా పర్మిషన్ ఇచ్చిరా అని అడిగితే మేము ఈరోజు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదని చెప్పి రెవెన్యూ వాళ్ళు చెప్పారు. शहर में बल्दिया की जानिब से सर्वे जारी है। इस सर्वे को लेकर अवाम में शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। इसको एनआरसी और एनपीआर से जोड़कर देखा जा रहा है। अवामी शुबहात के पेश नज़र अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम खमर ने कमिश्नर बल्दिया जितेश्वरी पाटिल से गुफ्तगू की। शुकूक व शुबहात के इजाले के लिए देखिए एक खुसूसी इंटरव्यू। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त हमारे कमिश्नर बल्दिया जनाब जितेश्वरी पाटिल साहब के साथ बैठा हुआ हूँ और यहाँ आने और उनसे बात करने की वजह यह है कि इस वक्त तमाम जो सो के शहरी इलाक़ों में प्रॉपर्टी सर्वे या जो है सो किसी किस्म का जो सर्वे बल्दिया की जानिब से चलाया जा रहा है, उस लोग से जो सो बहुत से शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो सर्वे हो रहा है आखिर क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है, क्या इसका जो सो कोई ताल्लुक़ एनआरसी और एनपीआर से। बहरहाल इसी तरह के मुख्तलिफ शुकूक व शुबहात थे और जो सो आम अपने जो सो दस्तावेज़ात को बताने या तफसीलात फराहम करने में जब पशुपंच का मुशायरा कर रही है, इसी पशुपंच को जो सो हम देखते हुए ये मुनासिब समझे हैं कि जो सो हमारे जो कमिश्नर बल्दिया है जो एक IAS ऑफिसर हैं और जो सो जो अपने कहने के इनको एक अथॉरिटी कहा जा सकता है, हम इनसे तफसीलात जानेंगे और ये पूछेंगे कि जो सो इस सर्वे की आखिर वजह क्या है, इसकी ज़रूरत क्या थी। जनाब, मेरा सवाल सीधा और रास्त ये है कि इस सर्वे जो आपकी जानिब से करवाया जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्या थी और जो सो ये क्यों करवाया जाना चाहिए और इसकी तफसीलात क्यों फरमाम करनी चाहिए पब्लिक को। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आवाम टीवी का, जो ये मौका मिला है सभी से जुड़ने का और सभी को जो है शक है वो क्लियर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो सर्वे है इसका ताल्लुक़ सिर्फ प्रॉपर्टी से है। तो जैसे आप जानते हैं सभी कि जो गांव के इलाके हैं वहाँ पे जो खेती की ज़मीन है उसका उनको पासबुक मिल चुके हैं। पहले भी वहाँ पे एक ऐसे ही इंफॉर्मेशन लेके वो पूरा एक अच्छे से एक रजिस्टर बना के एक पोर्टल पे लगाया गया था, धरनी जो नाम है उसका। तो इसी तरीके से जो बगैर खेती की ज़मीन है, नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन अभी ली जा रही है, तो इसका कोई एनपीआर या एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी से इसका ताल्लुक है। तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी निज़ामाबाद में है तो उसके लिए ओनर कौन है, मालिक कौन है उसका, उसकी जानकारी ली जाएगी और उसके साथ साथ उसके जो रिश्तेदार हैं, क्योंकि कल को जी ये तो ठीक है कि आप प्रॉपर्टी के जो सो तफसीलात जो सो हासिल करें और जो सो प्रॉपर्टी की बात आती है तो प्रॉपर्टी के ओनर के जो सो दस्तावेजात पूछने चाहिए, उसकी फैमिली के क्यों पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर शुकूक पैदा हो रहे हैं। इस लोग से बात कीजिए आपको। जी, तो प्रॉपर्टी के साथ साथ कैसे होता है कि कई बार जॉइंट ओनर होता है, इसीलिए फॉर्म में एक और चीज़ पूछी जा रही है कि कोई जॉइंट ओनर है क्या, क्योंकि जो मालिक होता है कई बार कैसे होते हैं कि दो लोगों के नाम पे ज़मीन होती है या घर होता है और फिर कल को उनके बच्चों के नाम पे जा रही होती है वो ज़मीन।
या वो जो प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए पहले ही अगर अपने पास इंफॉर्मेशन हो, अच्छी इंफॉर्मेशन हो, तो फिर ये कल को ये ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं आते, मतलब ऐसे तकलीफें पैदा नहीं होती लोगों के लिए। इसीलिए वो उनके जो फैमिली में मेंबर्स है उनकी इंफॉर्मेशन ली जा रही है, इसका बाकी और भी कोई ताल्लुक नहीं है किसी और चीज़ से। सर यहाँ पर एक सवाल ये है कि डाटा तो हुकूमत के पास जमा हो जाएगा, या जो किसी डिपार्टमेंट में यानी म्यूनसिपल डिपार्टमेंट आपके पास पब्लिक का डाटा जमा हो जाएगा, इससे पब्लिक को क्या फ़ायदा है? सवाल ये है जी, पब्लिक को फ़ायदा ये है कि कई बार कैसे होता है अनजाने में, जैसे अभी किसी के पिताजी गुजर गए और उन्होंने जो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम पे नहीं करवाई, वो ऐसे ही सालों साल पड़ा रह जाता है और फिर कई जगह पे कोई अनजाने में या फिर कोई मिसचिफ में कोई उसको कब्जा कर लेता है, तब तकलीफें आ जाती है और फिर वो बल्दिया के पास आते हैं या तो कोर्ट जाते हैं और बहुत चक्कर काटते हैं और मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज करके क्या हो जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, जितने भी जो हाँ रिकॉर्ड में आ जाएंगे और कल को जो ये जो किसी जो नादान लोग रहते हैं उसका वो गलत फायदा उठा के लोग जो कब्जा करते हैं, वो सब केसेस होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी इसके चक्कर में। सर सीधा सवाल ये है कि ये जो सर्वे किया जा रहा है आपका, ये सर्वे स्टेट डिपार्टमेंट का है या सेंट्रल डिपार्टमेंट का है? यहाँ पर जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सर्वे अगर सेंट्रल डिपार्टमेंट का होता है तो यहाँ शुकूक पैदा होते हैं एनआरसी और एनपीआर के। तो मेरा सीधा सवाल ये है कि ये जो सर्वे किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है? जी, ये मैं बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल स्टेट डिपार्टमेंट का सर्वे है, इसमें सेंट्रल डिपार्टमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें हम लोग आधार भी चेक नहीं कर रहे, कोई चेक नहीं किया जा रहा है, आप जो आधार कार्ड दिखा रहे हैं उसको नोट किया जा रहा है बस। तो घर पर जाके जो घर का मालिक है पूछा जाएगा, किराएदार है कौन है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, किराएदार होने दीजिए, उनसे हमें वास्ता नहीं है। घर का मालिक कौन है उसका नाम और आधार नंबर लिया जाएगा और एंट्री की जाएगी। सबमिट क्लिक करते ही वो जानकारी स्टेट डिपार्टमेंट के सर्वर में चली जाएगी और उन्हीं के पास महफूज रहेगी। जैसे ये किराएदारों को कोई तफसीलात देने की जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ ओनर्स का रिकॉर्ड लिया, सिर्फ ओनर्स का रिकॉर्ड लिया जाएगा। सर ये है कि जो चलिए अब यहाँ पर मेरा घर है, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मेरे पास जो सर्वे के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन पास जो वेकेंट लैंड से कुछ यानी कि खाली ज़मीनें हैं, वहाँ पर कोई ओनर नहीं रहता, तो इनके जो दस्तावेजात को जमा करने के लिए, इनके रिकॉर्ड को जमा करने के लिए आप किस तरह का जो तरीका इख्तियार कर रहे हैं? जी, अभी स्टेट डिपार्टमेंट की बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि जो प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर्स है उन्हीं की इंफॉर्मेशन ली जाए। जो खाली ज़मीन जैसे आपने बताया उसकी इंफॉर्मेशन के लिए आगे कुछ किया जाएगा, अभी उसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो सर ये इस सर्वे में आप क्या क्या पूछ रहे हैं, इसमें आप इसकी तफसीलात पब्लिक को बताएंगे? जी ज़रूर। ये बहुत ही छोटा सर्वे है, इसमें कोई ज़्यादा जानकारी ऐसी बिल्कुल नहीं मांगी जा रही है। सबसे पहले घर के मालिक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कि उनका नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और उसके साथ साथ उनको अगर कोई राशन कार्ड नंबर है तो वो भी लिया जाएगा। उसके अलावा घर का कोई जॉइंट ओनर है क्या, मतलब जैसे भाई और दो भाइयों के नाम पे प्रॉपर्टी होती है तो उनका नाम और आधार मोबाइल नंबर। उसके बाद कैसे उनको प्रॉपर्टी आई, मतलब पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी बिल्डिंग है या फिर उन्होंने खरीद के लिए है वो बिल्डिंग, या गवर्नमेंट की असाइंड ऐसी कोई बिल्डिंग है वो एक इन्फॉर्मेशन है। और आखिरी में आके फैमिली मेम्बर डिटेल्स। फैमिली मेम्बर डिटेल्स बस इसी के वास्ते है कि कल को अगर आप बताना चाहे कि भाई हमारे ही रिश्तेदारों के नाम पे वो ज़मीन बाद में जाएगी, तो पहले ही अगर हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन होगी तो कल को ये और नुकसान नहीं होगा किसी को इन्फॉर्मेशन होते हुए। तो सभी के अच्छाई के लिए है ये से। आप पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहेंगे? पब्लिक को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो बल्दिया का स्टाफ है, हमने ऑफिस में बैठे हुए से लोगों को भी कोरोना के टाइम पे उनको सारे एहतियात बरतते हुए बाहर घर घर आके ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भेजा है, इसीलिए ताकि लोगों को सहूलियत रहे। जो हम देखते हैं कि कई बार जो है लोग उनके प्रॉपर्टी के लिए चक्कर काटते रहते हैं ऑफिसेस के, उसके वो ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए लोग खुद बल्दिया के स्टाफ आपके घर तक पहुंच रहे हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन वो मांग रहे आप दे दिए तो बहुत अच्छे तरीके से वो लोग उसको एंटर करके सबमिट कर देंगे ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। और जो मैंने देखा है कि कई जगह पे थोड़ी सी शक की गुंजाइश होती है, तो मैं सभी से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इसमें कोई भी एनआरसी एनपीआर का कोई ताल्लुक नहीं है और कितने लोग रह रहे हैं उसमें उसकी भी कोई गिनती नहीं है, कुछ है ही नहीं उसमें।
जो घर का मालिक है बस उसी की जानकारी ली जा रही है। तो आई रिक्वेस्ट कि सभी लोग जो है शहर की जो आवाम है इसमें उनका कोऑपरेशन देगी। और भी यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि बार बार सिर्फ सर्वे होते हैं, बार बार सिर्फ सर्वे किए जा रहे हैं, लेकिन फिर सर्वे के ऊपर जो कोई अमलावरी नहीं, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो उसका जो हमको पब्लिक को फ़ायदा क्या है? कि जो अगर ये सर्वे होता है तो पब्लिक को उससे फ़ायदा क्या होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। अभी जो इन्फॉर्मेशन ली जा रही है उसके बाद में किसी को कोई उस पर ऑब्जेक्शंस है, सपोज़ किसी के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो फिर वो ऑब्जेक्शन रेस करके उसको उस ऑब्जेक्शन को क्लियर करने के लिए आगे कदम उठाए जाएंगे। तो इसमें सभी का फ़ायदा है, क्योंकि कई सालों से जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर पड़े रहते हैं उसको सुलझाने के लिए पहला कदम है ये। तो इससे ज़रूर फ़ायदा होगा लोगों को। बस वो लोग वो इन्फॉर्मेशन अभी दिए तो आगे बढ़ सकते हैं, अगर उन्होंने वो जानकारी दी ही नहीं तो फिर कल को वो मसला वैसे ही रह जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, ये तो हमारे कमिश्नर बल्दिया निज़ामाबाद जनाब जितेश पी पाटिल साहब जो बता रहे थे कि इस सर्वे का एनआरसी और एनपीआर से कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात, क्योंकि उन्होंने वजाहत कर दी है कि ये जो सर्वे हो रहा है स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से किया जा रहा है, सेंट्रल डिपार्टमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ मकानदार जो होता है, यानी कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार है, तामीर का खाली प्लाटों का नहीं ले रहे यहाँ पर, कि जो बिल्डिंग तामीर की गई है उसका ओनर कौन है, उसके जो अफराद खानदान कौन है, उनकी तफसीलात ली जा रही है। किराएदारों से कोई मतलब नहीं है सर्वे का। तो यहाँ पर जो शक व शुबात की जो गुंजाइशें पैदा हो रही थी या जो अफवाहों का जो बाजार गर्म हो रहा था उसकी गुंजाइश खत्म हो जाती है। यानी कि ये स्टेट गवर्नमेंट का सर्वे है। और दूसरी चीज, सिर्फ प्रॉपर्टी जो रखता है उसी के जो तफसीलात को जो बल्दिया की जानिब से लिया जा रहा है। इसमें यहाँ पर शक व शुबात की जो गुंजाइश जो पैदा करने की कोशिश की जा रही थी वो खत्म हो जाती है। तो ये हमारी मुख्तसर सी गुफ्तगू थी। हमने जो आपके जो शक व शुबात को देखते हुए जो मुनासिब समझा था कि जो कमिश्नर साहब से गुफ्तगू की जाए, उन्होंने तफसीली तौर पर वजाहत की है। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। बल्दी सर्वे को लेकर अवाम में शुकों को शुभात। इस मसले को लेकर अवाम टीवी ने कमिश्नर बल्दिया से गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू में कई सवाल उठाए गए। एमएलसी इंतखाबात की 9 अक्टूबर को राय दही का इनेकाद। तमाम हिफाजत इंतजामात को खतैयत दी गई। कोविड मुतासरीन के लिए खुसूसी इंतजाम। एसीपी बोधन रामाराव का बयान। सरकारी दवाखाना निजामाबाद पर तिब्बी अमले का धरना। अमले की कमी की यकसुई करने और 2 माह की तनख्वाह जारी करने का मुतालिबा। तिब्बी मुलाजमिन ने कहा कि 10% इंस्टीट्यूट दिया जाए। 5 दिन कबल मौजे नयाबंदी में खातून का कत्ल हुआ था। अब तक इस मामले में खातियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिस पर बरहम खातिन ने पुलिस स्टेशन पर धरना मुनज़्ज़म किया और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।